स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और आज हम पहुंचे हैं कहानी आतंक का पहाड़ के 5वें भाग पर। देवराज चाहन का प्लान फेल होते होते बच गया और अब बारी है सभी यात्रियों को लेकर भाग निकलने की। तो चलिए देखते हैं आतंक का पहाड़ पार्ट 5। गन थामे देवराज चाहन दौड़ते दौड़ते ठिठका। गैलरी सीधी जा रही थी जो कि टीवी रूम में जाकर समाप्त होती थी, और जहां इस समय देवराज चांद खड़ा था उसके ठीक बाईं तरफ जो गैलरी जा रही थी, आतंक का पहाड़ ने बताया था कि इस तरफ गनमैनों के छोटे छोटे रेस्ट रूम बने हुए हैं। और इस वक्त रात थी। स्पष्ट था कि पूरे नहीं तो आधे से ज्यादा गनमैन इस वक्त आराम कर रहे होंगे। 10-12 के करीब ही पहाड़ी में कहीं अपनी ड्यूटी दे रहे होंगे। खो में होने वाली फायरिंग की आवाजें यहां तक आ चुकी थी। आवाज मध्यम अवश्य थी, परंतु उससे सुनने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आ सकती थी। स्पष्ट था कि आवाज सुनने के बाद गनमैन अपने रेस्ट रूमों से अवश्य बाहर निकले होंगे। देवराज चौहान का ख्याल गलत नहीं था। गैलरी के भीतर कहीं कदमों की आहट की आवाजें, बात करने की ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी। मतलब कि फायरिंग की आवाजें सुनकर उनमें भगदड़ मच गई थी। देवराज चौहान चेहरे पर खूंखारता के भाव समेटे वहीं गैलरी के किनारे पर दीवार की ओट में हो गया। चंद क्षणों के पश्चात ही उसे जूतों की आवाजें आने लगी, जो कि लगातार तेज होती जा रही थी। और साफ तौर पर इस बात का एहसास हो रहा था कि गैलरी के भीतर से आने वाले इसी तरफ आ रहे हैं। देवराज चांद ने उनकी संख्या का अनुमान लगाने की चेष्टा की, परंतु जूतों की गुड़मुड़ आवाजों में वो कोई अनुमान नहीं लगा सका। साथ ही आने वाले गनमैन तेज स्वर में बातें कर रहे थे। जाहिर है बातों का मुद्दा फायरिंग की आवाजें ही होगा। जब देवराज चांद को इस बात का एहसास हो गया कि वो लोग अब काफी करीब आ गए हैं, तो होंठ भींचे खतरनाक मुद्रा में गन थामे एकाएक वो खुली गैलरी के सामने खड़ा हुआ और दांत पीसते हुए गन का मुंह खोल दिया। लपटों में लिपटे अंगारे तेजी से आते गनमैनों की तरफ लप गए। गन पर साइलेंसर था, वरना गन का शोर इस छोटी सी गैलरी में भूचाल जैसा शोर पैदा कर देता। देवराज चौहान बहुत खतरनाक अंदाज में गन का इस्तेमाल कर रहा था। गैलरी में चीखों पुकार की आवाज भर उठी। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। आगे वाले मरकर गिरते तो पीछे वालों की बारी आ जाती। मौत का खूनी सिलसिला जारी रहा। कई सेकंड के पश्चात ये सिलसिला रुका। अब गैलरी में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। बारूद की स्मेल थी, हल्का सा धुआं था, या फिर गैलरी के पथरीले फर्श पर आतंक के पहाड़ की खून से सनी लाशें। कई पलों तक देवराज चांद चेहरे पर मौत के भाव लिए खून से सनी लाशों को देखता रहा। फिर गन को फौरन इस्तेमाल करने वाले अंदाज में थामे सावधानी से बेहद धीरे धीरे गैलरी में आगे बढ़ा। इस बात के प्रति वह सावधान था कि कोई जिंदा न हो और गन थामे उसे निशाने पर लेने के लिए मौके की ताक में न हो। परंतु ऐसा कुछ नहीं था। सब मरे पड़े थे। देवराज चौहान उनके ऊपर पांव रखकर आगे बढ़ने लगा। लाशों को पार करके वह पुनः पथरीली जमीन पर आ गया। मरने वाले 12-13 के करीब थे और देवराज चौहान को पूरा विश्वास था कि भीतर रेस्ट रूमों में कुछ गनमैन और भी होंगे जो आने की तैयारी कर रहे होंगे, परंतु चीखों की आवाजों को सुनकर वहीं रुक गए होंगे और मामला समझने की चेष्टा कर रहे होंगे। अब उन सबको भी खत्म करना जरूरी था, वरना बाहर आकर वो खून खराबा फैला सकते थे। देवराज चौहान की सोचों के मुताबिक आतंक के पहाड़ का एक साथी भी गनमैन सहित यहां से बाहर निकलकर ढेरों विमान यात्रियों की जिंदगियां ले सकता था। लेकिन वो अकेला था, हर तरफ ध्यान नहीं रख सकता था। फिर भी उसकी कोशिश थी कि ऐसा कुछ न हो। देवराज चौहान खो की फायरिंग को लेकर निश्चिंत था। उसे पूरा विश्वास था कि जगमोहन ने बिना किसी दिक्कत के खो में मौजूद गनमैनों को रास्ते से हटा लिया होगा। साथ में नगीना भी थी। वो बखूबी जानता था कि जोधा सिंह जैसे लड़ाके की बेटी नगीना जब खुलकर मैदान में उतरती है तो फिर उसे संभाल पाना, उसका मुकाबला कर पाना आसान नहीं होता। देवराज चौहान कुछ पहले से ही देवराज चौहान को कुछ पहले ही रेस्टरूम नजर आ गए थे। वो होंठ भींचे सावधानी से आगे बढ़ने लगा। अब आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी कर दी थी देवराज चौहान ने। पहले छोटा सा कमरा आया। कमरे में सिर्फ एक सलाखों वाला दरवाजा था जो कि खुला हुआ था। कतार में बने अन्य कमरों के दरवाजे भी अधिकतर खुले हुए थे। देवराज चौहान सावधानी से उन कमरों में झांकने लगा।
हर कमरे में एक कुर्सी, एक बेड और छोटा सा टेबल था। तीसरा कमरा देखकर देवराज चांद आगे बढ़ने को हुआ कि ठिठक गया। आंखों में दरिंदगी में लिपटी मौत से भरी चमक उभरी। कमरा खाली था। देवराज चांद धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। आहिस्ता से उसके घुटने मुड़ने लगे। देवराज चांद का निशाना बेड के नीचे था। सारा कमरा खाली था तो जाहिर था कि जो मध्यम सी सरसराहट उसके कानों तक पहुंची थी वो बेड के नीचे से ही आई थी। देवराज चांद आधा ही झुका था कि उसे बेड के नीचे से गन की नाल की झलक मिल गई थी। उसी पल देवराज चांद ने फायर किया और एक तरफ लुढ़क गया, क्योंकि बेड के नीचे नजर आने वाली गन सीधी हुई थी। फायर करके वहां से हटना देवराज चांद के लिए बेहद बेहतर साबित हुआ, क्योंकि बेड के नीचे छिपने वाले ने भी उसी क्षण फायर कर दिया था। फायर का जबरदस्त धमाका हुआ। देवराज चांद बच गया, परंतु बेड के नीचे वाला गनमैन नहीं बच सका। उसकी गला फाड़ चीख निकली और फिर खामोशी से और फिर खामोशी छाती चली गई। देवराज चांद फौरन उछलकर खड़ा हो गया। गन का शोर हो चुका था। अब जिसने सावधान नहीं भी होना था वो भी हो गया होगा। खतरा अब पहले से ज्यादा बढ़ गया था। देवराज चांद ने पुनः सावधानी से भरे चंद कदम ही उठाए होंगे कि एकाएक ठिठक कर फौरन एक कदम पीछे हो गया। होंठ सख्ती से भिज गए थे। मात्र 1 फुट आगे जो छोटा सा कमरा शुरू हो रहा था, उसमें उसने 3 गनमैनों की झलक पाई थी जो हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार खड़े थे। खतरे से भरा नाजुक वक्त था। यहां पर इतनी जगह नहीं थी कि खुलकर लड़ाई लड़ी जा सके या घात लगाकर दुश्मन को समाप्त किया जा सके। यहां तो आमने सामने होकर मरने मारने वाली बात थी। सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। अगर वो गनमैन पहले हरकत में आ गए तो उन्हें संभाल पाना कठिन हो जाएगा। देवराज चांद ने फौरन फैसला लिया। दांत भींच कर एक कदम आगे बढ़ाया और खुद को दीवार की ओट में रखते हुए गन का मुंह दरवाजे की सलाखों में डालकर गन चालू कर दी। साथ ही साथ वो गन का मुंह घुमाए भी जा रहा था। फौरन ही 2 चीखें गूंजी, परंतु उसके बाद तीसरी चीख नहीं गूंजी, यानी कि तीसरा अभी तक जिंदा था। देवराज चांद अगले कदम के बारे में सोच रहा था कि एकाएक भीतर से तीसरे ने अपनी गन से फायरिंग कर दी। देवराज चौहान को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, अलबत्ता उसकी गन की धज्जियां उड़ गई। गन का मुंह आगे से बुरे हाल टेढ़ा हो गया था। उस पर लगे साइलेंसर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। देवराज चांद ने फौरन गन छोड़ दी, नहीं तो गोलियों उसके हाथ और कलाई पर लग जानी थी। गन छोड़ते ही देवराज चांद ने फौरन जेब से रिवॉल्वर निकाला। उसके पास 2 रिवॉल्वर थे, एक रशीद और टोनी का, दूसरा आतंक के पहाड़ का। तभी दरवाजे को धक्का देकर भीतर से गनमैन बाहर निकला। दुश्मन की गन के चीथड़े उड़ते पाकर वो समझ चुका था कि दुश्मन निहत्था हो चुका है। उसके बाहर आते ही देवराज चौहान से उसकी आंखें मिली। देवराज चौहान के हाथ में थमी रिवॉल्वर देखकर वो चौंका। उसने गन सीधी करनी चाहिए, लेकिन देवराज चौहान ने उससे पहले ट्रिगर दबा दिया था। उसकी खोपड़ी के चीथड़े उड़ गए। होंठ भींचे देवराज चांद ने रिवॉल्वर जेब में डाली और आगे बढ़कर उसकी नीचे पड़ी गन उठाकर आगे बढ़ गया। उसके बाद उसने सारे कमरे छान मारे। कोई गनमैन वहां नहीं था। देवराज चांद पलटा और तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा। अभी वो लाशों वाली गैलरी को पार कर ही रहा था कि गैलरी के मुहाने पर एक गनमैन चमका। देवराज चांद को देखते ही उसने गन सीधी की, परंतु उससे पहले ही अपनी गन का इस्तेमाल कर लिया। पेट से लेकर चेहरे तक उसका सारा शरीर छलनी हो गया। तेज चीख के साथ उछलकर वो पीछे की दीवार के साथ जा टकराया और नीचे गिरकर उसका शरीर शांत पड़ गया। देवराज चांद गैलरी से बाहर आकर मेन गैलरी में तेजी से एक तरफ बढ़ गया। कुछ ही सेकंडों में वो रेडियो रूम में था। वहां 2 गनमैन थे। दोनों के चेहरों से लग रहा था कि इस तरह अंधाधुंध फायरिंग की आवाजें सुनकर वो हैरान परेशान हुए पड़े थे। देवराज चौहान उन दोनों को उड़ाकर रेडियो रूम से बाहर निकला और भागने वाले अंदाज में उस तरफ बढ़ा जहां बड़े हॉल में खाना बनाया जाता था। यकीनन वहां 2-4 गनमैनों को होना चाहिए था, और फायरिंग की आवाज सुनकर अब तक तो वो सतर्क हो गए होंगे। देवराज चौहान के हिसाब से अभी भी कम से कम 8 से 10 गनमैन और होने चाहिए। तभी कानों में फायरिंग की आवाज पड़ी तो उसके होंठ भिज गए। फायरिंग की आवाज इसी हिस्से से आई थी। स्पष्ट था कि उसे उसके अकेला होने की सोचकर जगमोहन भीतर आ चुका है। देवराज चौहान खाना बनाने वाले हॉल में पहुंचा तो फायरिंग की आवाजों से बेपरवाह 2 गनमैन वहां मौजूद थे, ये सोचकर कि जो हो रहा है बाहर ही हो रहा है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। देवराज चौहान उन दोनों को शूट करके पलट आया।
इस समय मौत का दूसरा रूप लग रहा था देवराज चौहान। भिंचे दांत, गालों से उभरी हुई हड्डियां, आंखों में वहशी चमक, चेहरे पर दरिंदगी से भरे भाव। वो इस बात के प्रति पक्का था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हिंसा और तोड़फोड़, मासूम नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेवार आतंक के पहाड़ का खेल हर हाल में खत्म करना ही करना है। देवराज चौहान तेजी से एक गैलरी का मोड़ मुड़ा ही था कि तभी उसके कंधे पर गन की बैरल का तीव्र प्रहार हुआ। अचानक हुआ वार इतना जबरदस्त था कि वह जोरों से लड़खड़ा उठा। गन उसके हाथ से छूटकर कई फीट दूर जा गिरी, परंतु दूसरे ही पल वो संभला। सामने एक गनमैन खड़ा था। उसके हाथ में थमी गन का रुख उसकी ही तरफ था। उसके चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। देवराज चौहान समझ गया कि इस गनमैन को उसके इस तरफ आने का एहसास पहले ही हो गया था। तभी तो वो गन थामे वार की घात में खड़ा था। तुम? उस गनमैन के होठों से खतरनाक स्वर निकला। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है? पहले बिल्लौरी साहब से यारी गांठ ली और मौका मिलते ही ये सब कर डाला। देवराज चौहान मौत भरी निगाहों से उसे देखता रहा। क्यों कर रहे हो ये सब? तुम लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। बहुत नेक विचार हैं तुम्हारे, गनमैन ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। बिल्लौरी साहब कहाँ हैं? अलमारी में बंद है। देवराज चांद के चेहरे पर सर्द भाव नाचने लगे। अलमारी में? अपने कमरे की अलमारी में। मैं उन्हें वहां बंद कराया हूं। गनमैन ने दांत पीसे। अब तुम नहीं बचोगे। पहले तो मेरा इरादा तुम्हें बिल्लौरी साहब के पास ले जाने का था, लेकिन अब मैं पहले तुम्हें शूट करूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तुमने रशीद उर्फ टोनी के बारे में नहीं पूछा? वो कहाँ है? रेडियो रूम में मरा पड़ा है। ओह, तुम तो बहुत खतरनाक इंसान हो। तुम लोग अब 5-7 की संख्या में ही बचे हो। देवराज चांद ने वहशी स्वर में कहा। बाकी? खत्म कर दिया मैंने उन्हें। देवराज चांद ने दांत पीस कर कहा। गनमैन ने फौरन गन सीधी की देवराज चांद को शूट करने के लिए, और बचने के लिए देवराज चांद मौत से भरा कदम उठाने ही वाला था कि कुछ दूरी पर जबरदस्त फायरिंग की आवाज आई। साथ में किसी के चीखने का स्वर सुनाई दिया। फिर एकाएक की शांति छा गई। बरबसी गनमैन की गर्दन पल भर के लिए पीछे की तरफ घूमी। यही चंद सेकंड बहुत थे देवराज चौहान के लिए। उसी पल वेग के साथ उसके जूते की ठोकर उसके गन वाले हाथ पर पड़ी, तो चीख के साथ उसके हाथ से गन निकल गई। हड़बड़ा कर एक कदम पीछे हट गया था गनमैन, फिर तुरंत ही संभला और गुर्राहट के साथ देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। तब तक देवराज चौहान रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले चुका था। गनमैन का शरीर अभी हवा में ही था कि देवराज चौहान ने ट्रिगर दबा दिया। गोली उसकी छाती में लगी और वो गला फाड़कर चीखते हुए नीचे गिरकर तड़पने लगा। भिजे होठों से देवराज चांद ने रिवॉल्वर जेब में डाली और नीचे गिरी अपनी गन उठाकर आगे बढ़ गया। देवराज चौहान के मुताबिक अब करीब 5 गनमैन और होने चाहिए थे। चंद कदम आगे जाते ही एक तरफ से जगमोहन ठिठका। दोनों ठिठके, परंतु एक दूसरे को देखते ही उनका आक्रामक अंदाज समाप्त हो गया। कैसे हो? जगमोहन ने पूछा। कोई गोली वोली तो नहीं लगी? नहीं, अभी तक तो बचा हुआ हूं, देवराज चौहान ने खतरनाक अंदाज में कहा। बाहर क्या पोजीशन है? ठीक है, प्लेन को यहां से ले जाने की तैयारी हो रही है, जगमोहन ने कहा। गुड। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी के चिन्ह चमके। तुमने अभी तक कितनों को साफ किया? 3। मेरे हिसाब से अब 2 के आसपास गनमैन बचे हैं। उन्हें ढूंढो और खत्म कर दो। वे लोग किसी भी हाल में गन के साथ बाहर नहीं जाने पाए, वरना ये विमान यात्रियों को ऐसा कुछ नहीं होगा, जगमोहन ने कहा। बाहर निकलने वाले रास्ते पर हल्दीराम गन के साथ खड़ा है। वो किसी को बाहर नहीं निकलने देगा। हल्दीराम? देवराज चांद के होंठ सिकुड़े। हाँ। बरबसी जगमोहन के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। अब उसके सारे सुर ठीक हैं। रूपलाल को मौके पर उसने ही खत्म किया था, जब वो मुंह खोलने जा रहा था, और इस समय बराबर हमारा साथ दे रहा है। मैं समझ नहीं पाया कि हल्दीराम कैसा इंसान है। क्षण भर सोचकर देवराज चांद ने सिर को झटका दिया। इस बारे में फिर बात करेंगे। तुम बचे गनमैनों को तलाश करो। ठीक है। और वो आतंक का पहाड़ कहाँ है? मेरी कैद में है।
जगमोहन ने सिर हिलाया, फिर अपनी जगह छोड़ता हुआ बोला, मैं जा रहा हूं। देवराज चांद चेहरे पर खतरनाक भाव लिए आगे बढ़ गया। अगला दृश्य। देवराज चांद ने आतंक के पहाड़ के कमरे में प्रवेश किया। वो सावधान था, परंतु वहां कोई गड़बड़ वाली बात नहीं थी। कमरा जैसा छोड़कर गया था वैसे ही बंद था। अलमारी भी बंद थी। देवराज चांद ने एक हाथ में गन पकड़ी और दूसरे हाथ से जेब से चाबी निकालकर अलमारी की तरफ बढ़ा। होंठ भींचे देवराज चांद ने अलमारी खोली। भीतर फंसा आतंक के पहाड़ का शरीर नीचे गिरने लगा कि एक हाथ से ही देवराज चांद ने उसे संभाला और आहिस्ता से नीचे गिराकर बांह से खींचता वो उसे कुर्सी तक ले गया। फिर गन को कंधे पर लटकाकर आतंक के पहाड़ के बेहोश शरीर को उठाकर कुर्सी पर बिठाया। उसके बाद वो वापस अलमारी की तरफ पलटा। अलमारी में नीचे वाले खाने में प्लास्टिक की डोरी की झलक उसने पा ली थी। अलमारी से डोरी निकालकर देवराज चांद ने कुर्सी पर ही आतंक के पहाड़ को बांधा और उसे चेक किया। वो जिंदा था। उसकी सांसें ठीक ठाक चल रही थी। देवराज चांद ने एक तरफ पड़ा पानी का जग उसके सिर पर उड़ेला और सामने पड़ी कुर्सी पर इस तरह जा बैठा कि भीतर प्रवेश करने वाले रास्ते पर भी उसकी निगाह रही। गन को उसने टांगों पर रख लिया। उसके बाद सिगरेट सुलगाकर कस लिया। आधे मिनट बाद आतंक के पहाड़ को होश आना शुरू हो गया और 1 मिनट पूरा होते होते उसे पूरी तरह होश आ गया था। कई बार उसने सिर को झटका, आंखों को मिचमिचाया, फिर उसकी निगाह सामने बैठे देवराज चौहान पर टिकती चली गई। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। आतंक के पहाड़ को अपने बंधनों का एहसास हुआ। उसने बेहद शांत मुद्रा में खुद को बंधे देखा। उसकी आंखों में क्रोध से भरा खून उछाले मार रहा था। गुस्सा आ रहा है? देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं देवराज चौहान। आतंक का पहाड़ बंधनों में फंसा कसमसा उठा। एक बार मुझे मौका मिल गया तो मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। कम से कम मैं तो तुम्हें मौका नहीं देने वाला, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। दांत भींचकर आतंक के पहाड़ ने देवराज चौहान की गन को देखा जो टांगों पर पड़ी थी। किसी को बांध कर मारना देवराज चौहान जैसे इंसान को शोभा नहीं देता। भूल गए तुम? देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहते हुए उसकी आंखों में झांका। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। आतंक के पहाड़ की आंखें सिकुड़ी। मुझे मालूम है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा होगा, आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि तुम्हें हालातों को देखकर अपनी जिंदगी का विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन यह मेरा वायदा है कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, देवराज चांद ने व्यंग से कहा। वायदा तो तुमने पहले भी किया था, मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। देवराज चांद खतरनाक अंदाज में हंसा। तुम जैसे लोगों के साथ देवराज चौहान इसी तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बेवकूफ हो तुम क्या समझते हो? तुम मेरे देश को खोखला करते रहो, देश में हिंसा और आतंक फैलाते रहो, खून की नदियां बहाते रहो, एक जाति के लोगों को दूसरी जाति के लोगों से लड़ाते रहो, देश की गली गली में हथियार और मादक पदार्थ पहुंचाते रहो, देश को खोखला करते रहो, और मैं तुमसे, ऐसे इंसान से दोस्ती का हाथ बढ़ाऊं? ये कैसे हो सकता है? तुम तो, अपराधी का कोई देश नहीं होता, आतंक के पहाड़ ने होंठ भींचकर कहा। भूल है तुम्हारी, देवराज चौहान ने क्रूरता भरे स्वर में कहा। मेरा देश है, ये मेरा देश है, हिंदुस्तान मेरा देश है। हम घर में आपस में कुछ भी करें, लेकिन बाहरी व्यक्ति का दखल बर्दाश्त नहीं करते। हमारे भीतरी मामलों में दखल देने का तो किसी का मतलब ही नहीं बनता। मैं अपराधी हूं तो ये मेरा और मेरे देश के कानून का मामला है। तुम्हें इस बात से वास्ता नहीं होना चाहिए। आतंक के पहाड़ जैसे अपराधियों का देश नहीं होता, लेकिन देवराज चौहान जैसे अपराधियों का देश होता है। जितनी प्यारी मुझे दौलत है, उतना ही प्यारा मुझे अपना देश हिंदुस्तान है। आतंक का पहाड़ दांत पीस कर रह गया। और मेरे देश की तरफ आंख उठाने का अंजाम तुम अपनी हालत देखकर लगा सकते हो। इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत बड़े पागल हो, जो दौलत को छोड़कर देश देश हिंदुस्तान की रट लगाए हुए हो।
अपने खोखले देश से तुम्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला देवराज चौहान। देवराज चौहान कड़वे स्वर में हंसा। मेरा हिंदुस्तान सलामत रहेगा तो भला मुझे दौलत की क्या कमी। बहुत दौलत है हिंदुस्तान में। 50 साल भी डकैती करता रहूंगा तो मेरे देश की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भी खुश, मेरा हिंदुस्तान भी खुश। ऐसे में अगर तुम जैसे लोग मेरे हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे तो मैं डकैतियां कहाँ करूंगा। अपने देश को बचाकर मुझे डकैतियों का और दौलत इकट्ठी करने का सिलसिला जारी रखना है। देवराज चांद ने खतरनाक स्वर में कहते हुए टांगों पर रखी गन उठा ली। बेवकूफ, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम हिसाब नहीं लगा सकते। आतंक का पहाड़ दांत किटकिटाकर कह उठा। तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी और मेरी जिंदगी बनाने के लिए तुम चिंता मत करो। देवराज चांद के चेहरे पर दरिंदगी सिमट आई। वैसे भी मुझे अपने देश की करेंसी गिनने में ज्यादा मजा आता है। उस दौलत को पाने में मजा आता है जो मैं डकैती करके बिल में से निकालता हूँ। मुझे विदेशी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं। सिर फिरे हो तुम। मैं छोड़ो। देवराज चांद ने गन पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम मुझे वो जगह दिखाओ जहां सोना भरा पड़ा है। वो सोना जो तुमने मुझे टीवी स्क्रीन पर दिखाया था। अभी तो तुम कह रहे थे कि विदेशी दौलत में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं। वो तो मैं अब भी कहता हूँ। फिर वो सोना तुमने हिंदुस्तान से ही इकट्ठा किया है। हथियार और ड्रग्स बेचकर इकट्ठा किया है। इसलिए वो हिंदुस्तान की दौलत है। देवराज चांद ने एक एक शब्द चबाकर कहा। आतंक का पहाड़ दांत भींचे कई पलों तक देवराज चांद को घूरता रहा। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी दौलत के बारे में बता दूंगा। नहीं बताओगे? नहीं। आतंक के पहाड़ का स्वर दृढ़ता से भरा था। किसी भी कीमत पर नहीं बताऊंगा। मत बताओ, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। मुझे पहले से ही मालूम था कि उस सोने के बारे में नहीं बताओगे जो इस पहाड़ी के किसी गुप्त कमरे में है। तुम यहां से बच के नहीं जा सकोगे देवराज चौहान। आतंक के पहाड़ ने क्रूरता भरे स्वर में कहा। एक भी गनमैन यहां आया तो उसके बाद मेरे सारे गनमैन यहां होंगे। तुम्हारी जिंदगी किसी भ्रम में मत रहना। देवराज चांद दरिंदगी भरे स्वर में बोला। तुम्हारा कोई भी गनमैन अब यहां नहीं आएगा। यहाँ और पहाड़ी के उस तरफ खो में जितने भी गनमैन थे वो सब मारे जा चुके हैं। एक भी जिंदा नहीं बचा। बाहर निकलोगे तो कई जगह से लाशों के ऊपर से पांव रखकर गुजरना होगा। मेरी निगाह में यहाँ पर अपने लोगों में सिर्फ तुम ही जिंदा बचे हो। आतंक का पहाड़ हक्का बक्का रह गया। मुंह खुला का खुला रह गया। कई पलों तक तो उसके मुंह से कोई बोल तक न फूटा। क्या बकवास कर रहे हो? आतंक के पहाड़ का स्वर विश्वास से भरा था। होना चाहिए था अविश्वास से भरा था। जवाब में देवराज चांद व्यंग भरी हंसी हंसकर रह गया। तो तुमने खत्म कर दिया उन सबको? मैंने किया, मेरे साथियों ने किया, हम सब ने मिलकर किया। देवराज चांद ने क्रूरता भरे लहजे में कहा। अब बाहर विमान तैयार हो रहा है, समझे? सब लोग यहां से जाने वाले हैं। नहीं। आतंक के पहाड़ के होंठों से गुर्राहट निकली। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करोगे। मैं हर काम में विजयी रहा हूं। मैंने कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखा। तुम इतनी तगड़ी हार नहीं दे सकते मुझे। मैंने विमान का अपहरण किसी खास मकसद की खातिर किया और तुम्हारे मकसद को मैं मिट्टी में मिला चुका हूं। देवराज चांद ने सर स्वर में कहा। यहां से यात्रियों का विमान रवाना होने की देर है। मैं भी चला जाऊंगा, तुम्हारा वो हेलीकॉप्टर लेकर। और वो रिमोट कंट्रोल मेरी जेब में ही है जो इस सारी जगह के नीचे बिछे बारूद को आग लगाएगा और ये सारी पहाड़ी तबाह हो जाएगी। ऐसे में तुम बचते हो या जिंदा रहते हो, ये तुम्हारी किस्मत। वैसे मेरे ख्याल में तो ऐसे तगड़े खतरनाक ब्लास्ट के बाद तुम बच नहीं सकोगे। आतंक के पहाड़ के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। तुम तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं तुम ये सोचकर चलो कि ऐसा हो चुका है, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। मैं यहाँ बैठा सिर्फ विमान के यहाँ से रवाना होने का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद तो तभी कदमों की आहट उनके कानों में पड़ी।
अगले ही पल जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चांद की आंखों में प्रश्न उभरा। कोई गनमैन नहीं बचा, सब मारे जा चुके हैं। जगमोहन होंठ भींचकर आतंक के पहाड़ को देखता हुआ बोला। देवराज चांद की सर्द निगाहों से आतंक के पहाड़ को देखा। सुना तुमने? आतंक के पहाड़ का चेहरा निचुड़ गया, रंग पीला सा नजर आने लगा। प्लेन की क्या पोजीशन है? देवराज चांद ने जगमोहन से पूछा। कह नहीं सकता, अभी बाहर नहीं गया। वैसे प्लेन रवाना होने की तैयारी हो रही थी। जाकर देखो और मुझे बताओ। जगमोहन बाहर निकल गया। देवराज चांद ने आतंक के पहाड़ के डूबे चेहरे को देखा, फिर होठों पर कड़वी मुस्कान मुस्कान रेंग गई। आतंक का पहाड़। देवराज चांद दरिंदगी से भरी हंसी हंसा। वाह, क्या नाम रखा था चुनकर। दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाकर अपना खौफ कायम कर लिया। तुम जैसे लोग तब तक खुद को पहाड़ ही समझते हो जब तक अपने से बड़े पहाड़ के सामने नहीं आ जाते। लेकिन बड़े से बड़ा पहाड़ भी बड़ा नहीं होता। एक से एक बड़े पहाड़ पड़े हैं, इस बात को तो तुम्हें एहसास हो ही गया होगा। तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी मेरी दुश्मनी की वजह की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी और मजबूत हैं। तुम हिंदुस्तान को तबाह करने पर आमादा हो और हिंदुस्तान मेरा देश है। देवराज चांद ने शब्दों को चबाकर कहा। क्षण भर की चुप्पी के बाद आतंक का पहाड़ व्याकुल स्वर में बोला। सुनो, अगर तुम मुझे छोड़ने का वायदा करो तो मैं तुम्हें उस जगह तक ले जा सकता हूं जहां करोड़ों का सोना पड़ा है। वो सारा सोना तुम्हारा। लेकिन इस जगह को उड़ाने से पहले मुझे यहां से जाने दो। देवराज चांद क्रूरता भरे अंदाज में हंसा। दौलत का लालच मुझे मत दो, बहुत दौलत देखी है मैंने। देवराज चांद के दांत भिजते चले गए। मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर तुम बच गए तो दोबारा फिर हिंदुस्तान की जड़ें काटने की चेष्टा करोगे या फिर किसी दूसरे देश में आतंक की लहर दौड़ाओगे। तुम दीमक के कीड़े से भी ज्यादा जहरीले हो। वो तो सिर्फ लकड़ी खाता है, लकड़ी को खोखला करता है। लेकिन तुम आतंक और हिंसा की लहर दौड़ाकर देश की जाने कितनी मासूम जिंदगियों को खत्म कर देते हो। अपनी बारूदी ताकत से देश को खोखला करते हो। तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी काटकर तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। लेकिन मैं बेरहम हत्यारा नहीं हूं, सिर्फ डकैतियां करता हूं। इसलिए जैसी मौत मैं तुम्हें दे सकता हूं वैसी ही दूंगा। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो देवराज चौहान? मैं जैसे तुम मेरे देश के पीछे पड़े हो, ऐसे ही मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूं। आतंक के पहाड़ ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। उसी समय जगमोहन और हल्दीराम ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान ने दोनों को देखा। सब कुछ तैयार है, रनवे साफ कर दिया है। हालांकि अंधेरा होने के कारण दिक्कत आ रही है, परंतु विमान यात्री आजाद होने की खुशी में उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। उड़ान के लिए प्लेन मुनासिब जगह पर नहीं खड़ा, ऊपर से रनवे छोटा है। पायलट का कहना है कि पहले विमान को उड़ान भरने की स्थिति में लाना होगा, लेकिन उड़ान वो भोर के उजाले में भरेगा क्योंकि रनवे पर गहरा अंधेरा है। पायलट का कहना है कि जरा सी चूक से प्लेन हजारों फीट नीचे लुढ़क सकता है। फिलहाल तो चालक दल इंजन स्टार्ट करने जा रहा है ताकि प्लेन को उड़ाने की स्थिति में लाया जा सके। देवराज चौहान ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर मारी। रात के 3 बज रहे थे। 2.5-3 घंटे तक भोर का उजाला फैल जाना था। ठीक है, देवराज चौहान बोला। प्लेन में तुम सब लोग जाओगे, लेकिन एयरपोर्ट पर नहीं उतरना। पैराशूट से रास्ते में पड़ने वाले किसी खाली मैदान पर उतर जाना। नगीना को भी अपने साथ ले लेना। बंबई में ही मुलाकात होगी। मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन तुम यहां से निकलोगे कैसे? जगमोहन का स्वर व्याकुल हो उठा। मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास निकलने का रास्ता है, देवराज चौहान ने कहा। और वो सोना जो प्लेन के लगेज कैबिन में, छोड़ो उसे। देवराज चांद के होठों पर मुस्कान उभरी। इस समय हालात ये हैं कि हम चाहकर भी उस सोने को हासिल नहीं कर सकते। उसे ये हल्दीराम ले ले, भीम सिंह या हवलदार त्रिपाठी ले ले,
या फिर सरकार उस पर कब्जा जमा ले। जो होता है होता रहे, अब उस सोने के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। जगमोहन मुंह बनाकर रह गया। हल्दीराम आगे बढ़ा और आतंक के पहाड़ का गाल थपथपाकर कड़वे स्वर में बोला, क्यों भाई आतंक का पहाड़, लग गई ना हल्दी? जवाब में आतंक के पहाड़ के होंठों से गुर्राहट निकली। बस इतना ही दम था? हल्दी लगते ही गुर्राने लगा। पहले तो शेर की तरह दहाड़ रहा था। हल्दीराम ने व्यंग भरे स्वर में कहा, वो शेर की खाल कहाँ है जो तूने पहले पहन रखी थी? मुझे दे दे, मैं भी उसे पहनकर शेर की तरह दहाड़ूंगा। कहते हुए हल्दीराम ने मूंछों पर उंगली टच की। आतंक का पहाड़ दांत पीसकर हल्दीराम को देखने लगा। अगला दृश्य। भोर का उजाला होने के आधे घंटे बाद वो यात्री विमान सभी यात्रियों को लेकर उस छोटे से रनवे से उड़ान भर गया। चालक दल वास्तव में दक्ष था, जो उस छोटे से रनवे से विमान को सफलतापूर्वक उड़ा ले गया, वरना जरा सी गलती विमान को हजारों फुट नीचे खाई में गिरा सकती थी। अब उस ठिकाने पर सिर्फ आतंक का पहाड़ और देवराज चौहान थे, जो कि उसी कमरे में कुर्सियों पर आमने सामने बैठे थे। आतंक के पहाड़ को कुर्सी पर मजबूती से बांधा हुआ था। जब विमान की आवाज कानों में पड़नी बंद हो गई तो देवराज चौहान के चेहरे पर छाया तनाव धीरे धीरे कम होने लगा और शांत मुस्कुराहट वहां उभरने लगी। विमान यात्रियों को सही सलामत यहां से भेजकर देवराज चौहान को सिर से जैसे भारी बोझ उतरा सा लग रहा था, जबकि आतंक का पहाड़ लुटा पिटा लग रहा था। चेहरा उतर गया था उसका। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। कैसा लग रहा है? देवराज चौहान के चेहरे पर खूंखारता से भरे भाव चमक रहे थे। आतंक के पहाड़ ने दांत पीसकर देवराज चौहान को देखा। तुम किसी भी कीमत पर बच नहीं सकोगे, आतंक का पहाड़ खतरनाक स्वर में बोला। गजाला मैडम तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगी जब उसे मालूम होगा कि तुमने यहां तबाही मचाई है। कौन बताएगा उसे? तुम, जो जिंदा नहीं बचोगे, या ये गनमैन जो मर चुके हैं? बच्चे हो अभी, तुम मैडम को नहीं जानते। वो तुम्हारी मैडम को मैं बहुत पुराना जानता हूं। देवराज चांद हंसकर कुर्सी से खड़ा हो गया। गजाला भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। वो क्या है, अपनी वैज्ञानिक शक्तियों के दम पर कितनी ताकतवर है, मैं तुमसे कहीं कहीं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम जानते हो गजाला मैडम को? देवराज चांद के चेहरे पर कड़वी मुस्कान रही। मैं जा रहा हूं, कुछ ही देर में तुम्हारे आतंक का अंत हो जाएगा। आतंक के पहाड़ के चेहरे पर आतंक नाच उठा। मुझे छोड़ दो, मुझे खोल दो। मैं, जब तक तुम जिंदा रहोगे अपने कर्मों को याद करो। उन लोगों को याद करो जिनकी जानें तुमने ली हैं। अपने पापों को याद करो और ऊपर वाले से माफी मांगने की कोशिश करना। नहीं। आतंक के पहाड़ का चेहरा निचुड़ गया। मैं, देवराज चांद कहर भरे अंदाज में पलटा और बाहर निकलता चला गया। आतंक के पहाड़ का चेहरा मौत के भय से फक हो गया था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका दम घुटने लगा हो। खुद को आजाद करवाने की उसने भरकस चेष्टा की, परंतु बंधन इतने सख्त थे कि उसे आजाद होना संभव नहीं लगा। आंखों के सामने स्पष्ट रूप से मौत नाच रही थी। वो जानता था कि कुछ ही देर में देवराज चौहान उसके खास हेलीकॉप्टर में यहां से निकलेगा और उस रिमोट कंट्रोल से यहाँ का जर्रा जर्रा उड़ाकर रख देगा। साथ में उसके जिस्म की बोटियां तो क्या, उसके शरीर की हड्डियां भी नहीं देखने को मिलेंगी किसी को कुछ ही देर में, हमेशा के लिए। साथ ही उसके जिस्म की बोटियां तो क्या, उसके शरीर की हड्डियां भी नहीं देखने को मिलेंगी किसी को। कुछ ही देर में हमेशा के लिए यहाँ उसकी लाश दफन हो जाएगी। आतंक के पहाड़ ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और बंधनों में जकड़ा कुर्सी पर कसमसा उठा। ज्यों ज्यों वक्त बीतता जा रहा था, त्यों तो आतंक के पहाड़ के मस्तिष्क में मौत का खौफ बढ़ता जा रहा था। ठीक उसी पल गुलाबी रंग का धुआं कमरे में प्रवेश करने वाले रास्ते से आया। आतंक का पहाड़ हैरानी से उस गुलाबी धुएं के गुब्बार को देखने लगा, जो बादल की तरह लग रहा था। देखते ही देखते उस गुलाबी बादल ने आतंक के पहाड़ को कुर्सी सहित घेर कर अपने में छिपा लिया। खौफ के कारण आतंक के पहाड़ के होंठों से आवाज भी न निकल सकी।
दूसरे ही पल वो गुलाबी बादल उस पर से हट गया। आतंक के पहाड़ को आश्चर्य का झटका लगा। उसके बंधन खुले पड़े थे। नायलॉन की मजबूत डोरी नीचे गिरी पड़ी थी। आतंक का पहाड़ तुरंत उठ खड़ा हुआ। आंखें फाड़े वो धुएं के गुलाबी बादल को देखे जा रहा था, जो हरकत करता एक तरफ स्थिर हो गया था। मल्होत्रा! अचानक ही वहां मधुर नारी कंठ गूंजा। गजाला मैडम! आतंक के पहाड़ के होंठों से आश्चर्य भरा स्वर निकला। आप इस जगह को फौरन छोड़ दो मल्होत्रा। गजाला का स्वर पुनः उस बादल के गुब्बारे में से गूंजा। बादल के गुब्बार में से गूंजा। लेकिन मैडम, मल्होत्रा उर्फ आतंक का पहाड़ बोला, वो देवराज चांद इस जगह को तबाह। मैं जानती हूं। जगह की फिक्र मत करो, अपनी जिंदगी बचाओ। इस वक्त मैं देवराज चांद को नहीं रोक सकती। अपनी जान बचाओ। खुद को बचाकर देवराज चांद ने तुम्हें जो शिकस्त दी है, उस शिकस्त का बदला देवराज चांद से लो। तभी तुम पहले की तरह हमारे खास आदमी बने रह सकते हो। या तो देवराज चांद की जान लो, या फिर हम तुम्हें खत्म कर देंगे। मल्होत्रा उर्फ आतंक के पहाड़ का जिस्म खौफ से झंझना उठा। "अ, ओके मैडम, लेकिन वक्त कम है। मैं यहां से कैसे निकल सकता हूँ? देवराज चांद इस जगह को। तभी गुलाबी धुएं का तभी गुलाबी धुएं से छोटा सा पैकेट निकलकर मल्होत्रा से जा टकराया। मल्होत्रा ने फौरन उस पैकेट को थाम लिया। गजाला का मधुर स्वर वहां पुनः गूंजा। यह पैराशूट है। फौरन पहाड़ी से नीचे कूद जाओ। यहां से सीधा बंबई पहुंचो और अपने आदमियों से संबंध बनाकर देवराज चांद को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दो। एक दो दिन में देवराज चांद बंबई पहुंच जाएगा। उसे तलाश कर लेना। मल्होत्रा गजाला से यह पूछने की हिम्मत न कर सका कि वो किस दम पर यह कह रही है कि एक दो दिन में देवराज चांद बंबई पहुंच जाएगा। फिर उसका देखते ही देखते वो गुलाबी बादल धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने बर्फ की तरह घुलकर गायब हो गया। मल्होत्रा के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वक्त बहुत कम है। देवराज चांद किसी भी पल इस जगह पर बिछे बारूद को रिमोट कंट्रोल से उड़ा सकता था। पैराशूट का पैकेट थामे मल्होत्रा घबराया सा कांपती टांगों से बाहर की तरफ दौड़ा। और कुछ पलों के बाद ही पैराशूट बांधे मल्होत्रा ऊंची पहाड़ी से हजारों फीट गहरी खाई में छलांग लगाकर अपनी जान बचा गया। अगला दृश्य। देवराज चांद के बटनों को दबाते ही ऊपर की नकली छत फोल्ड होती हुई सिमट कर एक तरफ होती चली गई। कुछ ही पलों बाद खुला आसमान नजर आने लगा। आज मौसम साफ था। सूरज अभी निकला नहीं था, परंतु स्पष्ट महसूस हो रहा था कि जल्द ही सूरज निकलेगा। देवराज चांद होंठ भींचे, चेहरे पर खतरनाक भाव लिए तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर में प्रवेश करके बैठ गया। बेल्ट बांधी, पूरी तैयारी की। आतंक का पहाड़ उसे बता ही चुका था कि हेलीकॉप्टर को हैंडल कैसे करना है। करीब मिनट भर के पश्चात देवराज चांद ने हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया। उसके छोटे ब्लेड तेजी से घूमने लगे, परंतु हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज ना के बराबर हो रही थी। फिर देखते ही देखते हेलीकॉप्टर अपनी जगह से हिला और ऊपर उठता हुआ पहाड़ी की उस जगह से निकलकर खुले आसमान में आ गया। देवराज चांद हेलीकॉप्टर को पर्याप्त ऊंचाई पर ले गया। फिर जेब से आतंक के पहाड़ का दिया छोटा सा रिमोट कंट्रोल निकाला, जो कि कुछ ही क्षणों में होने वाली तबाही का जिम्मेवार बनने वाला था। देवराज चांद ने एक बार झुककर पहाड़ी को देखा, फिर रिमोट कंट्रोल का छोटा सा स्विच ऑन करके उसका रुख उस पहाड़ी की तरफ किया और बटन दबा दिया। एक पल बीता, दो पल बीते, तीन पल बीते। चौथे पल कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। पहाड़ी का एक हिस्सा टुकड़ों में बदलकर बिखरता चला गया। थर्रा देने वाला बहुत ही जबरदस्त विस्फोट हुआ था। तभी दूसरा विस्फोट हुआ, फिर तीसरा, उसके बाद चौथा। फिर तो जैसे विस्फोटों की झड़ी लग गई। वो पहाड़ी, आतंक के पहाड़ का खतरनाक ठिकाना, टूट टूट कर बिखरता जा रहा था। सब कुछ समाप्त होता जा रहा था। आतंक फैलाने वालों का एक ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया था। देवराज चांद ने शांत मुस्कुराहट के साथ रिमोट कंट्रोल बाहर की तरफ उछाल दिया और अपना ध्यान हेलीकॉप्टर उड़ाने पर लगा दिया। हेलीकॉप्टर स्पीड पकड़ता चला गया। वास्तव में वो कमाल का छोटा सा हेलीकॉप्टर था।
उसकी गति प्लेन की रफ्तार जैसी थी और आवाज ना के बराबर हो रही थी। दिल ही दिल में देवराज चांद को शांति थी कि उसने आतंक फैलाने वालों का ठिकाना ही तबाह नहीं किया, बल्कि सब विमान यात्रियों को भी बचा लिया था। देवराज चांद ने दिशा यंत्र को देखा और हेलीकॉप्टर का रुख बंबई की तरफ कर दिया। ठीक उसी पल सुनहरी रंग का बादल नुमा टुकड़ा जाने कहां से आया और उसने हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से अपने में छिपा लिया। देवराज चांद को हेलीकॉप्टर के बाहर कुछ भी नजर आना बंद हो गया। हक्का बक्का सा रह गया वो। फिर जैसे उसे लगा हेलीकॉप्टर का इंजन बंद हो गया हो और बंद इंजन में ही तेजी से वो एक तरफ खिंचता चला जा रहा हो। एकाएक देवराज चांद को अपना सिर भारी सा महसूस होने लगा। वो तुरंत समझ गया कि बेहोशी की गहरी नींद में डूबने जा रहा है। पूरी तरह बेहोश सोने से पहले होंठों ही होंठों में वो बड़बड़ा उठा, गजाला। अगला दृश्य। हेलीकॉप्टर कहाँ रुका, कब रुका, कैसे रुका, कितने वक्त के बाद रुका, देवराज चौहान बेहोशी की हालत में कुछ भी न जान सका। जब होश आया तो खुद को बेहद खूबसूरत कमरे में बहुत ही बढ़िया बेड पर मौजूद पाया। कमरे में हर तरफ सफेदी ही सफेदी थी। देवराज चौहान कई क्षणों तक कमरे का जायजा लेता रहा। कमरे में उसे कहीं भी दरवाजा नजर न आया जिससे कि बाहर जाया जा सके या भीतर आया जा सके। देवराज चांद बेड से उतरा और कमरे में टहलने लगा। कोई खिड़की भी नहीं थी। देवराज चांद के होंठ सिकुड़ गए। वो समझ गया कि इस वक्त गजाला के कब्जे में है वो। गजाला ने अपनी वैज्ञानिक शक्ति के सहारे हेलीकॉप्टर सहित आसमान से उसका अपहरण कर लिया था। कमरे की शानदार हालत देखकर देवराज चांद समझ गया कि ये गजाला का ही कोई ठिकाना है। सोचों में डूबे देवराज चांद ने अपनी जेबें टटोली। सब सामान अपनी जगह पर था, यहां तक कि रिवॉल्वर भी। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। तभी उसकी निगाह बेड के समीप पड़ी तिपाई पर रखे फोन पर पड़ी। देवराज चांद आगे बढ़ा और रिसीवर उठाया, परंतु उसकी आंखें सिकुड़ गई। फोन पर कोई नंबर या बटन नहीं था जिसे दबाया जा सके। देवराज चांद रिसीवर रखने जा रहा था कि एकाएक उसे रिसीवर से आती आवाज सुनाई दी। देवराज चांद ने फौरन रिसीवर कान से लगाया। दूसरी तरफ से किसी मर्द की हेलो हेलो करने की आवाजें आ रही थी। हेलो, देवराज चांद ने कहा। कौन है आप? गजाला कहाँ है? ओह मैडम, लेकिन आप कौन? देवराज चौहान। कुछ देर वेट कीजिए सर, मैं अभी मैडम को खबर कर देता हूँ। इसके साथ ही लाइन कट गई। देवराज चांद ने रिसीवर रखकर कस लिया। उसके होंठों पर तीखी मुस्कान फैलती चली गई। उसका ख्याल ठीक था कि वो गजाला की कैद में है। अगला दृश्य। देवराज चांद की आंखें सिकुड़ गई। कमरे में एक तरफ रुई समान छोटा सा गोला नजर आया जो कि देखते ही देखते बड़ा होने लगा। बड़ा होकर उस रुई समान गोले ने मानव आकृति का रूप ले लिया। कई पल वो मानव आकृति चांदी के समान चमकती रही। फिर वो मानव शरीर में बदलने लगी। देखते ही देखते वहां गजाला खड़ी नजर आने लगी, बेहद खूबसूरत, चांद से उतरी अप्सरा के समान। बॉय कट हेयर, 6.25 फीट लंबाई, मुस्कुराती, बोलती तो उसके दांत मोतियों की तरह चमकते। आंखें नैन नक्श देखते ही बनते थे। गजब का हुस्न, वास्तव में खूबसूरती की जीती जागती मिसाल थी। परंतु वो कितनी खतरनाक थी, इस बात को देवराज चौहान अच्छी तरह जानता था। विश्व को विजय करने का भूत पागलपन बनकर उसके सिर पर सवार था। अपनी प्रयोगशाला स्थापित कर रखी थी जहां दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक उसके लिए खतरनाक से खतरनाक आविष्कारों में लगे थे और अब तक 100% कामयाब थे। गजाला अब तक इतनी खतरनाक शक्तियों की मालकिन बन चुकी थी कि इसका मुकाबला करना संभव नहीं था। देवराज चांद जानता था कि बहुत जल्द गजाला विश्व विजेता बनने के लिए मैदान में उतरने वाली है और तब इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। यही वजह थी कि छोटा सा टापू नकली नाम से खरीदकर देवराज चांद वहां प्रयोगशाला स्थापित कर चुका था और जल्दी ही वहां गजाला जैसे आविष्कारों से संबंधित कार्य शुरू होने वाले थे। देवराज चांद ने डकैतियों की सारी दौलत उस प्रयोगशाला पर लगा दी थी। आविष्कारों के दम पर वो जल्द से जल्द खुद को इस काबिल बना लेना चाहता था कि गजाला पर वार ना कर सके तो कोई बात नहीं,
लेकिन गजाला के वारों से खुद को बचा तो सके। जब वो विश्व विजेता बनने के लिए मैदान में उतरे तो कम से कम उसके मुकाबले पर कोई तो हो, नहीं तो वो जाने कितने देशों को बर्बाद कर देगी, कितनों की जान ले लेगी। गजाला को इस बात का आभास भी नहीं था कि वो चोरी छिपे तैयारी करते हुए उसके मुकाबले पर आने की चेष्टा में है। अगर पता होता तो गजाला ने कब का उसे खत्म कर देना था। देवराज चौहान गजाला को पहले भी तगड़ा देवराज चौहान गजाला को पहले भी तगड़ा नुकसान पहुंचा चुका था, परंतु गजाला उसे सिर्फ इसलिए छोड़े हुए थी कि वो अपने कामों में देवराज चौहान जैसे इंसान को अपना साथी बनाना चाहती थी। परंतु देवराज चौहान इसके लिए जरा भी तैयार नहीं था, जबकि गजाला को यकीन था कि वो कभी तो देवराज चौहान को अपना साथी बना ही लेगी। हमेशा की तरह इस समय भी गजाला के पेट पर हमेशा की तरह इस समय भी गजाला के पेट पर लेदर की बेल्ट बंधी हुई थी, जिस पर लगी प्लेट में कई बटन लगे स्पष्ट नजर आ रहे थे। गजाला देवराज चौहान को देखकर मुस्कुराई। कैसे हो देवराज चौहान? ऐसा लगा जैसे मीठा संगीत बज उठा हो। लेकिन देवराज चौहान गजाला की किसी भी बात से प्रभावित नहीं था। इन सब बातों को तो वह पहले ही देख चुका था। वो जानता था कि कोई भी गोली, कोई भी हथियार गजाला का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गजाला हर समय अपनी वैज्ञानिक शक्तियों में घिरी रहती है, सुरक्षित रहती है। देवराज चांद ने गजाला को घूरा, फिर शांत स्वर में बोला, बिल्कुल ठीक हूं मैं। तुमने मेरे आदमी मल्होत्रा को बेवकूफ बनाकर उसे तबाह कर ही दिया। मल्होत्रा? देवराज चांद की आंखें सिकुड़ गई। हाँ, वो आतंक का पहाड़, नसीर अहमद बिल्लौरी। असल में मेरा आदमी मल्होत्रा ही है। गजाला के होंठों से मधुर खतरनाक हंसी निकली। लेकिन इससे ये मत समझ लेना कि वो हिंदुस्तानी है। मल्होत्रा तो हिंदुस्तानी ही होते हैं। देवराज चांद तीखे स्वर में बोला, ये सब मेरे कोड वर्ड हैं मेरे आदमियों के लिए। मैं इन्हीं कोड वर्ड से अपने आदमियों से संबोधित होती हूँ। कोई मल्होत्रा है तो कोई अब्दुल, कोई शेख तो कोई खान, कोई जैक्सन है तो कोई कतावी, कोई चिन्लू है तो कोई। खैर छोड़ो, ये सब नाम तो मैं अपने आदमियों को देती हूँ। असल में वो कौन है, किस देश के हैं, कोई नहीं जानता। देवराज चांद का चेहरा सामान्य रहा। मुझे तुम यहां क्यों लाई हो? बहुत देर हो गई तुमसे मुलाकात किए। गजाला हंसी। मैंने सोचा छोटी सी मुलाकात हो जाए। मेरे जिस ठिकाने को तुमने तबाह किया है वो बहुत बढ़िया और सुरक्षित जगह थी। मैंने तुम्हारे नहीं, आतंक के पहाड़ के ठिकाने को तबाह किया है, देवराज चांद ने कहा। एक बार पहले भी तुमने सिंगापुर के ग्रीन बेल्ट एरिया में रशियन एजेंट मलिक और इंस्पेक्टर वानखेड़े के साथ मिलकर तबाह किया था। गजाला के होंठों पर मुस्कान थी। तब भी मैंने तुम्हारा नहीं, बंबई अंडरवर्ल्ड किंग पुजारी भटनागर का ठिकाना तबाह किया था। अब इन लोगों के पीछे तुम्हारा हाथ हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे सिंगापुर में भी तुम्हें छोड़ दिया था और अब भी छोड़ रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरे साथ नहीं, मेरे आदमी के साथ टक्कर ली है। इसलिए इस मामले के बीच मेरा आना ठीक नहीं है। कभी तुम मेरे रास्ते में आए तो तब तुम जिंदा नहीं बचोगे। गजाला ने पूर्वत लहजे में कहा, मैं आने वाले वक्त के बारे में पहले से नहीं सोचता। सोचना चाहिए। कम से कम तुम्हें यह तो सोच कर रखना चाहिए कि तुम्हें कभी भी गजाला के रास्ते में नहीं आना है, और जब आओगे वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। देवराज चांद के होंठों पर मुस्कान उभरी। जवाब में कुछ भी नहीं बोला वो। मल्होत्रा अपना मामला खुद ही तुमसे निपटेगा। वो अब जिंदा नहीं बचा, बच गया है। मैंने बचा लिया है। जब तुम हिंदुस्तान में बंबई में पहुंचोगे तो वो तुम्हें इंतजार करता मिलेगा। देवराज चांद के होंठ भिज गए, चेहरे पर खूंखारता सिमट आई। गजाला हंसी। मैं जानती हूं तुम मल्होत्रा को खत्म कर दोगे, फिर भी चांस लेने में क्या बुराई है? शायद मल्होत्रा ही बाजी मार ले। वक्त का कभी पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। देवराज चांद सख्त निगाहों से गजाला को देखने लगा। नगीना कैसी है? तुम जैसा साथी पाकर तो वो बहुत खुश हो गई। तुम मुझे यहां क्यों लाई हो?
देवराज चौहान का स्वर सख्त था। जानते हो, इस समय तुम ऐसी जगह पर हो जहां किसी बाहरी व्यक्ति का कभी कदम नहीं पड़ा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी इज्जत बख्शी। गजाला खिलखिलाई। किस जगह पर हूं मैं? देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। मेरी प्रयोगशाला पर। देवराज चांद चौंक कर गजाला को देखने लगा। हैरान हो गए ना? होना भी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता मेरी प्रयोगशाला दुनिया के किस कोने में कहां पर है। जमीन में है या आसमान में है। ऐसे में मेरी प्रयोगशाला को देखने की कोई सोच नहीं सकता, जबकि तुम मेहमान के रूप में यहां मौजूद हो। गजाला खिलखिला कर कह उठी। देवराज चांद ये जानकर वास्तव में हैरान था कि वो गजाला की प्रयोगशाला में है, जबकि कब से ये जानने का ख्वाहिशमंद था कि गजाला ने कहां पर प्रयोगशाला बना रखी है, ताकि हो सके तो वो प्रयोगशाला तबाह करके गजाला को कमजोर बना सके। और आज गजाला उसे खुद ही अपनी प्रयोगशाला में ले आई थी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, देवराज चांद ने बेहद स्थिर स्वर में कहा। गजाला मुस्कुराती हुई उसे देखती रही। लेकिन तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? अपनी प्रयोगशाला, अपनी ताकत, अपने लंबे हाथ दिखाने के लिए, गजाला ने स्पष्ट कहा, ताकि तुम्हें अच्छी तरह से विश्वास हो जाए कि मैं अथाह शक्तियों की मालकिन हूं। फिर शायद तुम मेरे काम में हाथ बटाने को तैयार हो जाओ, मेरे साथ मिल जाओ। तुम जैसे जांबाज को कौन अपने करीब नहीं देखना चाहेगा? अगर तुम मेरा साथ दो तो मेरा काम, मेरा हौसला डबल हो जाएगा। एकाएक देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि तुम बहुत ही गलत राह पर जा रही हो। अलबत्ता तुम्हारी प्रयोगशाला अवश्य देखना चाहूंगा, जिसके दम पर तुम विश्व को विजय करने का सपना देख रही हो। जवाब देने में जल्दबाजी मत करो देवराज चौहान, पहले मेरी प्रयोगशाला देखो। गजाला ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। उसके बाद हाँ या ना का जवाब देना। रही बात विश्व विजेता बनने की, तो देवराज चौहान, वो मैं बनकर रहूंगी। एक दिन तुम भी देखोगे और दुनिया भी देखेगी। बहुत गलत सोच रही हो तुम। दुनिया पर एक छत्र राज किसी का नहीं हो सका। बहुतों ने कोशिश कर ली, लेकिन अंत में उन्हें अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। गजाला खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक कहते हो देवराज चौहान, लेकिन कभी तो पहल होनी ही है। फिर वो मेरे से ही क्यों ना हो। गलत फहमी के सागर में डूबी हो तुम, इसलिए सही बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। देवराज चौहान। गजाला के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। मैं ना तो बेअकल हूं और ना ही जल्दबाज। मैं चाहती तो कब का खुलकर दुनिया के सामने आ चुकी होती, लेकिन मैं बहुत ही संभल कर चल रही हूँ। जरा भी जल्दी नहीं कर रही, जबकि मैं जानती हूँ आज भी दुनिया का कोई देश मेरी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे कुछ खास आविष्कार अभी बाकी हैं। वो कभी भी पूरे हो सकते हैं। कल भी, आज भी, साल भर बाद भी। मैं जब भी मैदान में आऊंगी पूरी तैयारी के साथ आऊंगी, ताकि कोई कमी न रहे। मैं कहीं भी मात ना खा सकूं और सारी दुनिया अपने कदमों में झुकाकर अपना साम्राज्य बना सकूं, स्थापित कर सकूं। आने वाले वक्त में विश्व की एकमात्र मालिक गजाला होगी, सिर्फ गजाला। देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभरी। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी बात से सहमत नहीं हो सकता। जब कोई कुछ नया करने की कहता है तो दुनिया उसे पागल कहती है। इस समय तुम्हारी निगाहों में ऐसी स्थिति है मेरी, लेकिन बहुत जल्द तुम देखोगे मैं जो कह रही हूं ठीक कह रही हूं। गजाला के स्वर के कण कण में विश्वास का पुट था। बहरहाल, कुछ घंटे बाद तुम्हें प्रयोगशाला दिखाऊंगी। तब तक आराम कर लो। कुछ ही देर में तुम्हारा खाना पीने का सामान आ जाएगा। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी गलत हरकत करने की चेष्टा मत करना। अगर की तो जिंदा नहीं बचोगे। कहने के साथ ही गजाला ने पेट पर बंधी लेदर बेल्ट के ऊपर लगी प्लेट पर नजर आ रहे बटनों में से एक बटन को दबाया, तो अगले ही पल आंखों को चौंधियान देने वाला धमाका हुआ। देवराज चांद की आंखें बुरी तरह चौंधिया उठी। 2 क्षणों तक वह कुछ भी नहीं देख सका। जब देखा तो होंठ भिज गए। गजाला का शरीर चांदी की भांति चमक रहा था, और फिर देखते ही देखते उसका शरीर गायब होता चला गया।
आखिर में मात्र धुएं का एक गोला सा नजर आने लगा, फिर वो भी लुप्त हो गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान की आंखों में तीव्र चमक भी लहरा रही थी और व्याकुल भी था वो। उसे कब से गजाला की प्रयोगशाला की तलाश थी कि वो कहां पर स्थित है। वो ये तो नहीं जान सका कि प्रयोगशाला कहां पर स्थित है, परंतु प्रयोगशाला में पहुंच चुका था। गजाला स्वयं उसे वहां ले आई थी। देवराज चांद जानता था कि गजाला बेवकूफ नहीं है। उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी वो उसे प्रयोगशाला में इसलिए ले आई है कि वो बखूबी जानती थी कि वो प्रयोगशाला या फिर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसी कोई कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। देवराज चांद हवा का रुख देखकर ठंडा ठंडा चल रहा था। गजाला के पास भरपूर ताकत थी। वो गजाला का किसी भी तरफ से मुकाबला नहीं कर सकता था। गजाला पलक झपकते ही उसकी जान ले सकती थी और वो गजाला को हाथ भी नहीं लगा सकता था। देवराज चौहान को महसूस होने लगा कि उसे अपनी प्रयोगशाला में फौरन काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन कम से कम वो गजाला के वारों से अपना बचाव तो कर सके। उसके लिए खाने पीने का सामान आया। लाने वाला चीनी या जापानी व्यक्ति था। उसके कमरे में आने से पहले कमरे की दीवार का छोटा सा हिस्सा एक तरफ सरक गया, जो कि किसी के आने जाने के लिए पर्याप्त था। टेबल पर खाने की ट्रे रखते हुए व्यक्ति शुद्ध अंग्रेजी में बोला, कुछ और चाहिए सर? देवराज चांद ने खाने की ट्रे पर निगाह मारी। जरूरत की हर वस्तु वहां मौजूद थी। देवराज चांद ने उस व्यक्ति को देखकर इंकार में सिर हिलाया। वो पलट कर चला गया। दीवार वापस अपनी जगह पर आ गई। रास्ता बंद हो गया। अब दीवार को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो एक तरफ सरकती होगी। देवराज चांद ने ट्रे में रखे खाने के सामान को देखकर अंदाजा लगाने की चेष्टा की कि ये कौन से देश का खाना हो सकता है, परंतु अपनी इस कोशिश में देवराज चांद को जरा भी कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ट्रे में खाने का ऐसा सामान पड़ा था जो आम तौर पर दुनिया के हर देश में हासिल हो जाता था। देवराज चांद ने खाना खाया। पॉट में कॉफी थी। गर्म कॉफी समाप्त करने के पश्चात सिगरेट सुलगाई और बेड पर लेटकर सोच भरे अंदाज में कश लेने लगा। बार बार उसे मंगोलिया का वो वक्त याद आ रहा था जब गजाला आम युवती की तरह उसके सामने होती थी। अगर उस वक्त उसे मालूम होता कि असल में गजाला क्या है, तो वो उसी समय गजाला को खत्म कर देता। तब गजाला अपनी वैज्ञानिक शक्तियों को छोड़कर मंगोलिया में अपने पिता खुमान सिंह से मिलने आई थी। लाख सोचने पर भी देवराज चौहान समझ नहीं पाया था कि वो गजाला से कैसे निपटे, कैसे तबाह करे उसकी इस प्रयोगशाला को, जो गजाला की ताकत का बहुत बड़ा हिस्सा थी। देवराज चांद ने सिगरेट समाप्त होने पर आंखें बंद कर ली। वो कुछ देर आराम कर लेना चाहता था। चलिए दोस्तों, आज हम पांचवें भाग को यहीं रोक रहे हैं। गजाला की ये खुमान सिंह वाली कहानी, ज्वालामुखी नाम की जो देवराज चांद की कहानी है, उसमें ये पूरी ये कहानी है। इसमें नगीना, गजाला, खुमान सिंह और वो थापर, ये सब है। वो भी बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन ये ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप चाहोगे तो मैं इसे भी पढ़ दूंगा, मेरे पास अवेलेबल है ये ज्वालामुखी। आइडली होना तो ये चाहिए था कि देवराज चांद की जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती रही वैसे वैसे बढ़ सुनते। तो अगर मान लो अब किसी ने ज्वालामुखी ना पढ़ी हो तो उसे अजीब सा लगेगा, क्योंकि ज्वालामुखी मेरे ख्याल से इससे काफी पहले की कहानी है। खैर, जो भी है, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। स्पीड अच्छी है इस कहानी में, सबसे बड़ी बात है। खामखा की बातें इधर उधर से लटकाई नहीं गई हैं, जो कि अच्छी बात है। होना भी ऐसे ही चाहिए, हैपनिंग्स होनी चाहिए। मतलब दीवार में ऊपर से सीमेंट हटाया, फिर ईंट के ऊपर छेनी मारी, छेनी मुड़ गई, हथौड़ा गिर गया नीचे, हथौड़ा उठाया। इतनी डिटेलिंग में जाने से यू नो श्रोता लोग या राइट जो रीडर है वो कभी कभी बोर हो जाता है, जैसा कि महसूस हुआ। तो डिटेलिंग भी एक हद की ही ठीक है, पर खैर, जो भी है, अच्छी कहानी है ये। अ, आप में से बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूं। तो ये पांचवा भाग है, और आज मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं शाम को इसका छठा पार्ट ना अपलोड कर पाया तो।
क्योंकि मुझे कुछ काम है आज, और मैं आज शायद ना अपलोड कर पाऊँ, तो आपको कल सुबह इसी वक्त दोबारा छठा भाग मिलेगा। उम्मीद है आप लोग, मुझे खेद है इस बात के लिए, लेकिन आप बर्दाश्त कर लेंगे इसे। मुझे पता है कि दो दूसरे लोग जो हैं, जो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, वो पूरी 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 कहानी एक ही बार में डालते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि अब इस तरह की स्पीड बनाई जाए, लेकिन वो सीक्वेंस अभी बन नहीं पा रहा है फॉर सम रीजन। बन गया था, लेकिन ये आतंक के पहाड़ ने मेरा सबसे ज्यादा टाइम इस बात पे लिया कि मुझे इस पूरी की पूरी किताब जो है ना, इसे वापस कंपोज करना पड़ा। मैंने जैसे पहले बताया था, चक्कर में मेरा पूरा एक दिन गया, तो इस कारण। तो खैर, अ, आप लोगों ने, अच्छा, मैं पिछले एपिसोड में भी बता चुका हूँ, और मैं और बता देता हूँ कि मैंने दोस्तों ये सोचा हुआ है कि जब जिस दिन मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, उस दिन क्या करूंगा मैं उस दिन ये करूंगा कि मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाऊंगा जिसमें देवराज चौहान है भी और देवराज चौहान नहीं भी है। और वो कहानी भी दो भागों में है, और दो भागों में उस कहानी की ब्यूटी ये है कि पहले भाग के खत्म होने पर जो रीडर है उसके सामने ये क्वेश्चन होता है कि बताओ, इनमें से देवराज चौहान है कौन। और ये आपको, मुझे, हम सबको आइडिया लगाना है, पता लगाना है कि देवराज चौहान कौन है। और फिर उसके बाद हम उस आदमी को मद्देनजर रखते हुए उस कहानी का अगला भाग पढ़ेंगे और पता करेंगे कि क्या हम वाकई सही देवराज चौहान तक पहुंच सके या नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन जब हमारे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब। वो कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, डालूंगा तब जब 500 हो जाएंगे। तो इसके बीच में और कहानियां डालते रहेंगे। तो ठीक है, बहुत बातें हो गई हैं। हो सकता है मैं आप में से कुछ लोगों को बोरियत लगे, बट मेरी जरा आदत है। हाँ, हमें जरा आदत है बात ज्यादा करने की। शोले में अमिताभ कहता है ना, हाँ, हमें जरा आदत है बात ज्यादा करने की। जब वो बसंती कहती ना, अरे कमाल हो गया, यूं कि आप लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। तो खैर, अच्छा, आप में से किस किस को शोले पसंद है? में से भारत में कौन होगा जिसे शोले पसंद ना हो? मुझे बहुत पसंद है। इतनी पसंद है और मैंने इतनी बार देखी है, मुझे उसका पल पल याद है। खैर, तो उम्मीद है आप में से भी। वन ऑफ द लेजेंड मूवीज में से एक है वो। एक क्या ही की लेजेंड है जो सारे भारत ने देखी है मेरे ख्याल से। मतलब जो 90 के बाद पैदा हुए होंगे ना, शायद उन्होंने ना देखी हो। उसके बाद उससे पहले वालों ने तो देखी होगी। चलिए, मैं रखता हूँ, बहुत बातें हो गई। आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और इस कहानी के अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।